गाय का हमारे जीवन से बहुत पुराना रिश्ता है और रिश्ता इतना पुराना है, मतलब अनादिकाल से हमारा ये रिश्ता चला आ रहा था। इस रिश्ते को बिगाड़ा ट्रैक्टर ने, मैकेनाइजेशन ने। खेती में जब से मैकेनाइजेशन आया, रिश्ता टूट गया। मित्र, हमारे देश की जो सिचुएशन है, जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो आबादी और ज़मीन के बीच का जो रेशियो है, वो कहता है कि हिंदुस्तान में तो गाय होनी चाहिए। अब आपको एक आईना दिखाता हूँ कि कृषि और गाय, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते थे, गम कोसों दूर हो जाते थे, खुशियों के कमल मुस्काते थे। 17वीं शताब्दी के आर्थिक इतिहासकार कहते हैं कि भारतवर्ष में दूध दही की नदियां बहती हैं। ये मैं नहीं कहता, इतिहास में लिखा है, भारतवर्ष में दूध दही की नदियां बहती हैं। जब भारतवर्ष में दूध दही की नदियां बहती थी तो गाय ही थी जो नदियों को बहाती थी, दूध दही की नदियां। मित्र, भारत के जो ग्रामीण परिवेश है ना, उसमें गाय एक जो आर्थिक स्वावलंबन है, उसमें गाय का बहुत विशेष योगदान था। बैल आधारित खेती होती थी। बैल फसलों का अवशेष खा लेता है, हल में जोता जाता है, 5 एकड़ का खेत जोत देता है, बैलगाड़ी में 20 कुंटल अनाज लादा जाता है और मंडी तक ले जाता है। शादी ब्याह में कहीं जाना होता है तो बैलगाड़ी में बैठ कर के लोग चले जाते थे। गाय का एक परिवार है, क्योंकि ये सिविल सोसाइटी का प्राणी है। मनुष्य की तरह, मधुमक्खी की तरह, दीमक की तरह गाय जो है सिविल सोसाइटी का पशु है। भैंस अकेली रह सकती है। भैंस का बछड़ा बिछड़ जाए, भैंस का भाई बिछड़ जाए, भैंस की बिटिया बिछड़ जाए, भैंस रह लेती है। निष्ठुर है ना। गाय का एक परिवार होता है जिसमें बैल होता है, गाय होता है, बछिया होती है, बछड़े होते हैं। जब गाय अपने परिवार के साथ रहती तब उसकी उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन मैकेनाइजेशन जब आया, ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर जैसे जैसे देश में आते गए, गाय मतलब बैल नान से बाहर होता गया। और मित्र, इसमें एक साजिश थी। अंग्रेजों को आज भी हमारे देश से गौवंश कटता है और बीफ बाहर सप्लाई होता है। बेशक कुछ राज्यों ने गौवध पर प्रतिबंध लगा रखा हो, लेकिन नहीं, आज भी गाय कटती है और बाहर जाती है, मांस उसका निर्यात होता है और हमारा इंटरनेशनल कुछ समझौता भी है। तो जो गाय है ना, जब हमारे गाय और बैल और बछिया और बछड़ा एक साथ थे, तो यही गाय जिसको आज कह रहे हैं ना लोग आधुनिक युग में कि गाय की नस्ल खराब है, गाय की नस्ल खराब है, इस गाय की नस्ल का सुधार कार्यक्रम चलना चाहिए। मैं कई बार भावावेश में ऐसा बोल जाता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि जो कहता है गाय की नस्ल खराब है, मैं ये कहता हूँ कि तेरी नस्ल खराब है। गाय की नस्ल खराब, नस्ल गाय की कैसे खराब हो सकती है यार? नस्ल तो हम लोगों की खराब होगी कि गाय को इस हालात पर लाके खड़ा कर दिया। तो था क्या? अंग्रेजों को बीफ बहुत पसंद है, मुसलमानों को भी बीफ पसंद है। अब जब यहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या सोचा है, उनको चूंकि इंडियन काऊ का बीफ बहुत अच्छा लगा, तो खेती पर एक बहुत रूल्स रेगुलेशन उनके थे। खेती पर ढेर सारे कानून थे, शोषण के कानून थे, लेकिन उन कानून के पीछे का एक मकसद था, बीफ, हमको गौवंश का मांस कैसे मिले। तो जब तक खेती संकट में नहीं जाएगी तब तक उनको गौवंश का मांस नहीं मिलेगा। तो जो किसान बड़े बड़े जोते हैं, किसी की 50 बीघा है, 100 बीघा है, 20 बीघा है, 18 बीघा है,
कोई 1 जोड़ी बैल रखता है, कोई 2 जोड़ी बैल रखता है, कोई 4 जोड़ी बैल रखता है। तो टैक्सेशन की प्रणाली उनकी ऐसी हुई कि किसान मजबूर हो गया कि अब 2 जोड़ी वाला कहता है कि चलो 1 जोड़ी बेच देते हैं। तो बैल बिकते थे, उनको बीफ मिलता था। फिर आज़ादी की लड़ाई की क्रांति शुरू हुई 1857 से 1947 में। वो अंग्रेज देश को छोड़ के जाना पड़ा। अब वो बाहर चले गए, उनको लगता है कि अभी भी मेरे देश में इंडियन काऊ का बीफ आता रहे आता रहे आता रहे। तो क्या है, बोले अगर इंडिया में लोग बैल आधारित खेती बंद कर देंगे ना तो हमको बीफ मिलता रहेगा। तो कैसे बंद कर देंगे, बैल से खेती कैसे बंद करेंगे? तो मैकेनाइजेशन लगाओ। वहीं से हवा आई कि यहाँ मैकेनाइजेशन प्रारंभ हुआ। हमारे देश के नीति निर्माताओं ने, वैज्ञानिकों ने इस विषय पर बहुत ज़्यादा विचार ही नहीं किया। मतलब अब क्या बता दें, फिर बहुत लंबी कहानी है। कुल मिलाकर के उन्होंने विचार नहीं किया और यहाँ मैकेनाइजेशन प्रारंभ हुआ। तो गाय जहाँ बनती थी खूंटे से, बैल आउट, गाय अकेली। उसका दुग्ध उत्पादन, इस परिवार के बिछड़ने से उसका दुग्ध उत्पादन कम हो गया। अब जब दुग्ध उत्पादन कम हो गया तो किसान सोचता है कि अब इसको इतना जो खाना देते थे क्यों दें। किसी ने ये नहीं समझा कि गाय जो 8 लीटर दूध देती थी आज 3 लीटर, 2.5 लीटर, 4 लीटर पर आ गई। तो क्यों आ गई? उन्होंने कहा सीधे राशनिंग कम करो। उसका राशन कम हुआ। राशन कम होने पर उसको एक और झटका लगा, तो उसका दूध और कम हुआ। मैकेनाइजेशन, इधर मैकेनाइजेशन ऐसे ऊपर को चला जा रहा है, बैल बिकते चले जा रहे हैं, गाय की पीड़ा होती है। तो अब गाय बछड़ा देगी या बछिया देगी? अब तो साहब बछड़ा दिया तो 2 महीने के बाद उस बछड़े को आउट कर दिया। अब एक माँ को पीड़ा तो होगी, उसके नन्हे से शिशु को आप उसकी आंखों से दूर करेंगे। अब उसका दूध और कम हुआ, फिर साहब गाय को छोड़ दिया गया। और आज तो हालात ये है कि हम देसी विदेशी गाय की बात करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति गाय पाले हैं ज़्यादातर विदेशी पाले हैं। हम तो गाय को विदेशी भी नहीं कहते। काऊ इज काऊ, सवै भूम गोपाल की, परमात्मा की सारी रचना है। गाय चाहे इंडिया की हो, चाहे पाकिस्तान की हो, चाहे ब्राज़ील को, चाहे अमेरिका की, गाय इज गाय। अब उसकी फिजिक्स, बनावट शरीर की ऐसी है जैसी क्लाइमेट है। अभी तो हम लोग सनातनी लोग क्या कह रहे हैं, देसी गाय विदेशी गाय। नो मित्र, ये बहुत गलत बात है। हम सनातनी होने के नाते कभी देसी और विदेशी हमको कहना ही नहीं चाहिए। अब वो बेचारी, उसकी बनावट अलग है थोड़ी प्रकार की, तो क्या करेंगे। चलिए, तो ये गाय का दुग्ध उत्पादन कम हुआ, लोगों ने गाय छोड़ दिया। अब ये गाय बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। क्या क्या प्रॉब्लम है? एक तो किसान को रात रात भर जाग करके खेतों की रखवाली करना पड़ता है। दूसरा, इसके द्वारा पैदा किए गए बछड़े शहरों में चले गए। अब वो किसी को मार देते हैं, पटक देते हैं, पेट फाड़ देते हैं। एक बहुत बड़ा आतंक हो गया मित्र, और ये आतंक मनुष्य की अज्ञानता के कारण हुआ। विषय मेरा ये है कि 14 करोड़ किसान और 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन। देखा जाए तो देश में 70-75% किसान तो ऐसे हैं जिनके पास 1 और 1.5 एकड़ ही जमीन है, यानी आधा हेक्टेयर से कम लैंड होल्डिंग वाले किसानों की संख्या 75% है, और वो मैकेनाइज फार्मिंग कराते हैं। अब छोटा किसान ट्रैक्टर तो ले नहीं सकता, तो किराए के ट्रैक्टर से खेती कराता है। अब ढेर सारा पैसा, 10,000 20,000 जैसे जिसकी ज़मीन, उसको किराए के ट्रैक्टर वाले को देना पड़ता है। ट्रैक्टर ज़मीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे सड़क बनाते हैं, रोलर चलाते हैं ना, तो सेम टू सेम ज़मीन में जब एक साल में 10 बार ट्रैक्टर दौड़ता है तो नीचे की ज़मीन कॉम्पैक्ट हो रही है। मित्र, ज़मीन के कॉम्पैक्ट होने का कितना बड़ा ड्रॉबैक है कि वर्षा का पानी सीपेजों के नीचे नहीं जा पा रहा है, और नीचे का पानी कैपिलरी सिस्टम से ऊपर नहीं आ पा रहा है। इसीलिए फसलों को बार बार पानी लगाने की जरूरत पड़ रही है, जिसका कारण भूगर्भ जल लेवल और नीचे नीचे चला जा रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल की खराब होने के कारण फसलों में नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स वो लॉजिंग हो जाती है, रूट जोन का विस्तार कम होता है, भोजन कम मिलता है, तो यूरिया डीएपी का प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है।
आज मैं ये जो बात आपके सामने कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि दो विषय हैं कि एक तो छोटा किसान समझे मेरी बात को, और एक वो लोग समझें जो गाय को बचाने के बारे में सोच रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी बुद्धिजीवी जो गाय के नाम पर खा रहा है, जो गौ संरक्षण का की बात कर रहा है, जो गाय को बचाने के लिए आमदा है, वो मुझे जरूर सुने। गाय बचना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं कि इस देश में गाय का बचना बहुत जरूरी है। देखना, जैसे जैसे मेरी उम्र 60 साल हो, मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे बैल और गाय हमारे खूंटे से गायब हुए, वैसे वैसे किसान की परिस्थितियां, समस्याएं बढ़ी हैं। अध्ययन कर लेना, 1960 में देश में कहीं कोई बीमारी नहीं थी, कहीं कोई फर्टिलाइजर नहीं था, कहीं कोई कीड़ा नहीं था। गांव में बहुत ही सामाजिक समरसता बहुत उन्नत किस्म की थी। लोग हंसते थे, मुस्कुराते थे, कोई टेंशन ही नहीं था। क्यों? गाय थी, बैल था। कोई चिंता नहीं थी कि वो ट्रैक्टर खरीदना है, बोरिंग कराना है, समर फूक गई। सिंचाई की जरूरत ही नहीं थी मित्र। कसम भगवान की, गेहूं मेरे देश की फसल थी नहीं। रबी के सीजन में केवल गेहूं को अगर हटा दिया जाए तो किसी भी फसल में पलेवा की सिंचाई की जरूरत ही नहीं थी। किसी भी फसल में फर्टिलाइजर देने की जरूरत ही नहीं थी। किसी भी फसल में पानी लगाने की जरूरत नहीं थी। किसी भी फसल में कोई बीमारी और कीड़ा नहीं था। आज ये सारी प्रॉब्लम है। कारण मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन गाय का दुश्मन बन गया। और आज हमारे देश के नीति निर्माता दोनों चीजों पर चलना चाहते, मैकेनाइजेशन नहीं बंद करना चाहते और गाय को बचाना चाहते हैं। नेवर इम्पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। छोटा सा मुल्क है और कई बार मैं सोचता हूँ अगर नीतियाँ समझें तो समझ जाएं, नहीं तो किसान को समझना है। जैसे जो 2 एकड़ का किसान जो मतलब जिसकी आर्थिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, उसे सोचता है तेरी आर्थिक ज़रूरतें कल पूरी हो जाएगी। तुम ये छुट्टा जानवर जो हैं उसमें से बैल पकड़ लो, 2 बछड़े पकड़ लो, उनको ट्रेनिंग दे दो और उनसे खेती शुरू करो। आपके जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कारण क्या है? जो 10,000, 15,000, 20,000, 8,000 प्रति ईयर आप ट्रैक्टर वाले को देते हो वो बचा। दूसरा, आपकी सॉइल बची, आपका फर्टिलाइजर बचा। क्योंकि अभी तो आप आग लगा देते हैं, फसलों के अवशेष में आग लगा देते हैं, तो फिर आप आग नहीं लगाएंगे क्योंकि भाई बैल को खिलाना है। अब बैल जब खाएगा तो गोबर करे, तो गोबर गड्ढे में जाएगा, खाद बनेगी, खाद खेत में जाएगी, तो फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी ठीक होंगी, उसमें कार्बन की मात्रा भी बढ़ेगी, पानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी, सब कुछ ठीक हो। गाय एक ऐसा जादू है कि अगर गाय की महिमा मुझको समझ में आ जाए तो गाय जादू है। गाय चुटकी बजाते गाय सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। 3.5 करोड़ रुपए फर्टिलाइजर पर सब्सिडी, वो देश उससे मुक्त हो सकता है। डीजल पर जो इतना बड़ा लोड है उस पर देश मुक्त हो सकता है। जो 7 लाख करोड़ रुपए का पेस्टिसाइड है उससे देश मुक्त हो सकता है। जो लाखों करोड़ का निवेश जो बीमारियों को अस्पताल खड़ा करने में हो रहा उससे देश मुक्त हो सकता है। पूरी की पूरी आवाम, पूरा का पूरा देश मुस्कुरा सकता है, हंस सकता है, लेकिन कब? जब गाय के बारे में मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब आज की तारीख में एक बात करता हूँ। हमारी नीतियां गाय को बचाना चाहती हैं, गाय को बचाना चाहती हैं, बैल को बचाना नहीं चाहती। ये संभव नहीं है। अभी एक टेक्नोलॉजी आई है कि गाय को ऐसा सीमन डाल देंगे, 60 सीमन है कि उसमें बैल पैदा ही नहीं होगा, बछिया ही पैदा होगी। ये तो टोटल अननेचुरल है, अप्राकृतिक है। ये तो गाय के साथ और अनाचार, दुराचार है। आप सिंपल सीधी सीधी बात करो ना। मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूं कि गाय जब भी बचेगी बैल से बचेगी, और गाय नहीं बचेगी तो हिंदुस्तान नहीं बचेगा। मैं आगे का देख रहा हूं, 20 साल 50 साल बाद क्या होने वाला है। मैं लिख के दे रहा हूं।
इस देश में लोग पानी प्यास से मर जाएंगे, जहरीला भोजन खा के मर जाएंगे, लड़ करके मर जाएंगे, बीमारियों से मर जाएंगे। जो बीमारी बढ़ रही है ना जिस रफ्तार के साथ, मतलब छोटे छोटे बच्चों को नाना प्रकार की ऐसी बीमारी जो होनी ही नहीं चाहिए। कभी सपने में भी किसी ने नहीं देखा होगा कि सोचा होगा कि 3 साल का बच्चा हार्ट अटैक से मरेगा या 12 साल का बच्चा कैंसर से मरेगा। मर रहे हैं ना आज लोग, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति, कोई बुद्धिजीवी इस दिशा में काम नहीं कर रहा। गाय बचेगी तो धरती बचेगी, ध्यान रखना। जैसे धरती माता, भारत माता की जय, धरती माता की जय नारा लगाने से धरती माता नहीं बचेगी। मित्र, गाय बचेगी तब धरती बचेगी। ये हिंदुस्तान के केस में मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले बोला है कि हमारे देश का जो लैंड एरिया बहुत कम है, आबादी बहुत ज़्यादा है, तो इस पर प्रेशर कम से कम रहना चाहिए। धरती को तो साफ सुथरा रहना चाहिए। सेफ सॉइल, सेफ फ्यूचर। अगर सॉइल नहीं बचेगी तो भविष्य नहीं बचेगा, और सॉइल तब बचेगी जब गाय बचेगी, और गाय तब बचेगी जब बैल बचेगा। इसलिए नीति निर्माता भी सुन लें, किसी को बुरा भी लगता तो लग जाए। आप ये जो आर्थिक नज़रिया है ना, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री इंडस्ट्री इंडस्ट्री, एक तय करना पड़ेगा, मुझे फ्यूचर बचाना है कि इंडस्ट्री बचानी है। अगर भविष्य बचाना है तो इंडस्ट्री का दिमाग से निकाल दीजिए थोड़ी देर के लिए, कुछ वर्षों के लिए। हम क्योंकि सारी इंडस्ट्रियां खेती पर डिपेंड है, कृषि और गाय, कृषि और गाय। देखिए आप, गाय है तो कृषि है, और अच्छी कृषि तब होगी जब गाय होगी। तो बैल बचना चाहिए, बैल से गाय बचेगी। गौमूत्र से, मैंने लिखा, गौमूत्र और गोबर से गाय नहीं बचेगी। जो लोग ये चिल्ला रहे हैं रोज सोशल मीडिया में गौमूत्र गौमूत्र गौमूत्र, वो भी सुन लें। मित्र, एक चीज बताइए, हम सनातनियों ने जब गाय के दूध को तवज्जो नहीं दिया तो मूत्र को तवज्जो देंगे? हमें तो पॉसिबल लगता नहीं। आप जो नींद में ऐसा सपना देख रहा हो, नींद में देखे अपना। मैं तो जागते हुए सपना देख रहा हूँ। क्या देख रहा हूँ? कि गाय नहीं बचेगी, और गाय अगर बचानी है, और गाय नहीं बचेगी, जमीन नहीं बचेगी, किसान नहीं बचेगा, इंसान नहीं बचेगा। ये तय मान लीजिए। मनुष्य, पूरा का पूरा मनुष्य की जो लाइफ है वो धरती माँ के ऊपर निर्भर है, और धरती माँ का वैभव तभी अमर है जब मेरी धरती माँ अमर है। और धरती, छोटे से मुल्क में मैकेनाइजेशन बिल्कुल अलाउ नहीं है। गाय तो बचानी पड़ेगी, छोटे किसानों के लिए कह रहा हूँ। अगर कोई आज जीवामृत, प्राकृतिक खेती, फिटकरी, हींग, छोटे छोटे चुटकुलों से जीवन नहीं चलता। जीवन, मैंने बताया, जीवन चलेगा ज्ञान से। और हमारे देश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि बिना गाय से हमारा कल्याण होने वाला नहीं। तो देखो, गौ माता को बचाना पड़ेगा। गौ माता गौ आश्रय स्थल खोलने से मात्र नहीं बचेगी, क्योंकि गौ माता गौ आश्रय स्थलों में जो है उनकी स्थिति मुझे पता है, पता दुनिया को है। तो जो पता है सच को स्वीकार करो यार, मुगालते में क्यों जी रहे हो? गौमूत्र और गोबर से भी नहीं बचेगी गाय, लिख ले कोई। गाय बचेगी बैल से, और गाय बचेगी दूध से। अब जैसे भैंस का दूध लोग 60-70 रुपए लीटर आराम से ले लेते हैं, और हम ही लोग कहते हैं गाय मेरी माता है, इससे जन्म जन्म का नाता है। लेकिन अगर कोई दूधिया, कोई गाय पालक ये कहे कि साहब भैंस का दूध नहीं है, गाय का ले लो, तो कंज्यूमर तुरंत कहता क्या हिसाब दोगे? तो कहता है कि बाबूजी रेट तो वही रहेगा। अरे यार, गाय के दूध में मलाई नहीं होती है ना, 30 रुपया 35 रुपया दो, तो विचार करें। हम ही कहते हैं गाय का दूध अमृत है, गाय के दूध का कोई सानी नहीं है, गाय के दूध के बराबर कोई दुनिया में फूड नहीं है। लेकिन अच्छे फूड का वैल्यू आधी, भैंस के दूध की वैल्यू 70 रुपये, गाय के दूध की वैल्यू 35 रुपये। ये विचारधारा की बात है, विचार बदलिए अपना। तो गाय बैल से बचेगी, दूध से बचेगी। चलिए, अब हम कहते हैं कि सरकार ये बैल और दूध के चक्कर में ना पड़े, ना गाय बचाने के चक्कर में। गाय, सरकार दो कामों पर विचार करे।
मैं ऐसे सजेशन कई बार जो गाय बचाने वाले उनको भी दे देता हूँ। गाय बचेगी मित्र, सुन लेना, यहाँ पर नीतियों के लिए कह रहा हूँ। अभी 1 हेक्टेयर का जो किसान है ना, जिसके पास 2.5 एकड़ जमीन है, और अगर धान गेहूं की खेती करता है, तो आप वो धान गेहूं का जो किसान है वो 5 बोरी डीएपी लेता है और 10 बोरी यूरिया लेता है साल में। यूरिया में आपकी 2,000 की सब्सिडी है और डीएपी में 2,500 की सब्सिडी है। लगभग 35,000 रुपए की सब्सिडी अनुदान उस किसान को मिलता है जो जमीन को खराब कर रहा है। अब देश में ऐसे कई किसान हैं जो प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं। अब प्राकृतिक उनकी उपज तो बाजार में कोई लेने वाला है नहीं। मैं चैलेंज के साथ ही, अभी तक ऐसा कोई सिस्टम गवर्नमेंट ने नहीं तैयार किया कि नेचुरल फार्मिंग करने वाले का माल बाजार में अच्छी कीमत पर बिक जाए। हाँ, वो चाटुकार हैं, कुछ जगलर हैं जो प्राकृतिक करते ही नहीं, केमिकल रजिस्ट्रेशन कराने के बाद केमिकल प्रोडक्ट भी प्राकृतिक के, वो भी चीज़ अलग है। लेकिन मैं धरातली बात कर रहा हूँ। अगर एक छोटा सा किसान नेचुरल फार्मिंग शुरू कर दे और फिर बाजार में जाए, साहब मेरा नेचुरल है, उसको कौन कंसीडर करेगा? फिर एक सरकारी सिस्टम आ जाएगा। लेकिन ठीक है, लेकिन पंजीकरण तो कराओ। पंजीकरण करा भी लेगा तब क्या आप ले लेंगे उसका? महंगा नहीं लेंगे। कोई व्यवस्था अभी तक पैदा हुई नहीं। चलिए, और ये हो भी नहीं सकता। मैं कहता हूँ नेचुरल फार्मिंग में जाना बहुत ज़रूरी है, नहीं जाएंगे तो मरेंगे। और अगर जाना चाहते हैं दिल से, बाई हार्ट, तो मैं तरीका बता देता हूँ। कोई परियोजना चलाने की जरूरत नहीं है, 2 कामों पर विचार करना है। सरकार रासायनिक उर्वरकों पर जो अनुदान दिया जाता है उसको बंद कर दे। तो जो नेचुरल फार्मिंग की बातें समाज में हो रही हैं कि नेचुरल फार्मिंग बहुत ज़रूरी है, नेचुरल फार्मिंग बहुत ज़रूरी है, किसान अपने आप जब उसको 4,000 रुपए की 1 बोरी डीएपी मिलेगी और 2,400 रुपए की यूरिया का कट्टा मिलेगा, किसान आला एकदम से दिमाग चेंज करेगा। वो कहेगा नहीं, अब छोड़ो यार, इतना महंगा नहीं करना, हमें प्राकृतिक खेती की। अब वो ढूंढेगा प्राकृतिक खेती करने वालों को, प्राकृतिक खेती सिखाने वालों को, खुद ढूंढेगा। अभी प्राकृतिक खेती सिखाने वाले किसान को ढूंढ रहे हैं और वो सुन नहीं रहा है। जैसे फर्टिलाइजर पर सब्सिडी बंद हुई तो प्राकृतिक खेती करने वाला मतलब मजबूरी में करेगा किसान, और वो ढूंढेगा और प्राकृतिक खेती को शिफ्ट होगा। चलिए, सरकार रासायनिक उर्वरकों पर अनुदान ऑल ऑफ सडन नहीं बंद कर सकते, मत बंद करिए। लेकिन अगर किसी किसान को, हम 1 हेक्टेयर के किसान को 35,000 रुपए की सब्सिडी उर्वरक पर दे सकता हूं, अनुदान। अब एक किसान ऐसा है जो उर्वरक नहीं ले रहा है और वो गौमूत्र से, गोबर से, बैल से, कंपोस्ट से खेती कर रहा है। मतलब सिंपल सा, अब तो पीओएस मशीन है ना। आप इतिहास उठा लिए, डाटा उठाइए कि पिछले साल तक ये किसान कितने हज़ार रुपए का फर्टिलाइजर लेता था। बोले 17,000 का लेता था। अब उसने बंद कर दिया तो उसको 17,000 रुपये रिम्बर्स कर दो। जैसे ही किसान को ये अनुदान, अगर वो यूरिया डीएपी नहीं ले रहा और वो पहले 35,000 का लेता था, अब उसने इस साल नहीं लिया, तो चलो इसका पूरा का पूरा या इसका 80%, 70%, 50% एक नीति बना लो कि भाई जो किसान 35,000 का नहीं लेगा उसके खाते में 30,000 रुपये डाल दूंगा। आप देखिए मित्रों, बहुत जल्दी ये नेचुरल फार्मिंग की ओर किसान खुद ब खुद आगे आएगा। अब मैं ऐसे कहता हूं किसानों से कि सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार ये नहीं कर रही है। सरकार न तो रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी बंद करना चाहती है, ना आपको आपके खाते में सब्सिडी का अमाउंट डालना चाहती, नहीं जाती। तो भी मित्र, हम सरकार के भरोसे क्यों रहें? हमारा तो अपना परिवार है, मेरा खुद एक कारोबार है, मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है, मेरे पास 4 बीवी बच्चे हैं, परिवार है। अभी आप कर्ज में डूबे हैं। देश का 80% किसान कर्ज में डूबा है। मैं फिर बता दूं, कर्ज से मुक्ति पानी है तो भी बैल आधारित खेती के बारे में सोचना पड़ेगा। मुद्दा एक ही है मित्र, गाय बचानी पड़ेगी। और फिर मैं बता दूं कि इस भारतवर्ष में
जो भारतीय संस्कृति है और जो भारत की परिस्थितियां हैं कि छोटा सा मुल्क, आबादी ढेर सारी, यहाँ ज़मीन नहीं बचेगी तो आप नहीं बचेंगे। और ज़मीन नहीं नहीं बचेगी, इसके लिए तो पूरा कारोबार फैला दिया है पढ़े लिखे लोगों ने। यानी कि एक तबका है जो नहीं चाहता कि देश की ज़मीन फर्टाइल बनी रहे। वो तबका चाहता है कितना अधिक से अधिक फर्टिलाइज़र कंज्यूम हो, कितना अधिक से अधिक पेस्टिसाइड कंज्यूम हो, कितने अधिक से अधिक मशीनरी बिके, कितने अधिक से अधिक बोरिंग हो। हमारे सिस्टम में ज़मीन को बचाने का, जंगल को बचाने का, भूगर्भ जल को बचाने का कोई कालम ही नहीं है। और है तो गुड्डे गुड़िया के खेल जैसा है, मतलब छोटे छोटे चुटकुले। जैसे हम अभियान चलाते हैं हेल्थ सेक्टर में, रोड सेक्टर में, ये 4 लेन, वो मेट्रो, ऐसा वैसा, ये इंडस्ट्री, इस तरीके का जीवन की मूल ज़रूरत है ज़मीन। उसके बारे में मेरा ऐसा कोई बृहद प्रोग्राम, बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट क्यों नहीं चलता। यानी कि हर व्यक्ति को लगता है, जैसे बड़े लोग जो बड़े पद पर चले जाते हैं, जिनकी उम्र 60 साल हो गई, 65 साल हो गई, वो क्या सोचते हैं, मुझे तो केवल 5 साल जीना है यार, हम कौन पचड़े में पड़े। उनसे पूछो यार, आने वाली पीढ़ियां जैसे भुगतेंगी, निपटेंगे, हमको क्या लेना देना। सोच इतनी गंदी हो गई है कि एक बाप भी अपने बेटे के बारे में क्या सोचता। अब वो देखेंगे भगवान को जो करना होगा, सारा ठेका भगवान ले लिया है। मतलब तुम यहाँ आए हो ताली बजाने के लिए, भगवान सब देखेगा। मित्र, मैं फिर कहता हूँ, देश के किसानों से भी अपील करता हूँ, देश के नेताओं से भी अपील करता हूँ, ये देश हमारा है। तुम इस देश के नेता हो, तुम इस देश के कर्णधार हो, तुम नीतियाँ बनाने वाले हो। कभी इस देश की खुशहाली के बारे में, देश की तरक्की के बारे में, देश की मूल संस्कृति के बारे में, देश की जो हमारा पुरोहित राष्ट्र का दर्जा था उसके बारे में, सत्य सनातन के बारे में, देश का गौरवशाली इतिहास पुनर्जीवित करने के लिए अगर हम सारे लोग मिलकर नहीं सोचेंगे ना, तो मैंने अभी बोला, मेरी भविष्यवाणी, बहुत लंबा समय नहीं बचा। ये ओपिनियन पोल तो आने लगे हैं, अभी तो वो बैलेट पेपर वाले वो वोट गिने जा रहे हैं, अभी ईवीएम खुलनी बाकी है। और ईवीएम जब खुलेगी ना, अभी खुलना बस शुरू होने वाला, धड़ाधड़ परिणाम आएंगे, आने तो शुरू हो गए। इसलिए मित्र, बच्चों की खुशियों के लिए और जो गाय के प्रेमी हैं, जो गौ संरक्षण का, गौ बचाने का दम्भ भरते हैं, उनके लिए मेरा लेक्चर था कि होश में आओ, अपने धंधे से निकलो बाहर और हकीकत की दुनिया में जियो। अगर गाय बचाने वाले ऐसा नहीं सोच रहे तो देश के किसानों से निवेदन है कि आपको अपने आने वाली पीढ़ियों को अगर उज्जवल भविष्य बनाना है, आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल बना रहे, तो आपको सोचना है, ये तय कर लीजिए गाय बचानी पड़ेगी, और गाय अगर बचानी पड़ेगी तो बैल से खेती करनी पड़ेगी, और गाय के दूध को अमृत मानना पड़ेगा, और गाय के दूध को वो भाव देना पड़ेगा जो भैंस के दूध को आप दे रहे हैं। कारण कि भैंस का दूध देखने में बेशक उसमें मलाई पड़ती है, घी ज़्यादा निकलता है, लेकिन गाय तो गाय है। अब जैसे बहुत सारे बुद्धिजीवी, जब हम कह देते हैं ना गौमूत्र गोबर से नहीं बचेगी गाय, तो बुद्धिजीवी तबका है जो साउथ इंडिया का, वो उनके फ़ोन आते रहते हैं, शशांक साहब आप गाय के विरोधी। हमने कहा बिल्कुल नहीं हूँ, गाय के नाम पर जो धंधा करते हैं उनका विरोधी। गाय का धंधा मत करिए मित्र, गाय मेरी माँ है। गाय उसी प्रकार मेरी माँ जिस प्रकार धरती मेरी माँ है, जिस प्रकार पानी यानी विष्णु मेरा पिता है। हिंदुस्तान की संस्कृति में गाय को वही दर्जा था। ये ट्रैक्टर बहुत दिन तक को थोड़ी जिला पाएगा, मैकेनाइजेशन बहुत दिन तक हमको जिंदा नहीं रख पाएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। नमस्कार।